है डिस्कशन करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या आरबीआई जो है प्रावधान कर रखी है। और इसी मौद्रिक दरों को ही हम लोग आरबीआई के मौद्रिक नीति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के पास यही ये हथियार होते हैं, यही रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसके माध्यम से आरबीआई जो है अपने मुद्रा को बाजार में उसकी तरलता कितनी है या फिर कितनी मात्रा होनी चाहिए, इस सबको रेगुलेट करने का काम करती है, इसको नियंत्रित करने का काम करती है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे आपने इस सब के बारे में सुना भी होगा और हो सकता है कुछ उम्मीद भी करता हूं कि आप कुछ जानते भी होंगे। तो आइए इसको हम डिटेल में समझने का काम करते हैं। जैसे पहला है CRR, ठीक, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं कि ये कैश रिजर्व रेशियो का महत्व क्या है। ठीक, तो कैश रिजर्व रेशियो यानी जिसको हम लोग बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। क्या बोलते हैं? नगद आरक्षित अनुपात। शब्द से ही लग रहा है कि नगद का मतलब आप जानते हैं कि जो मुद्रा है अगर वह नोटों के रूप में, सिक्कों के रूप में, नकदी हार्ड कैश के रूप में अगर रखी जाती है उसे हम लोग नगद बोलते हैं। तो जो बैंकों के जमा है, चाहे वो सेविंग अकाउंट का है, चाहे वह बचत खाते का है, बैंकों की कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास जो है रखना पड़ता है। किसके लिए? बैंकों के लिए यह बाध्यता है कि वो अपने कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा क्या करें? आरबीआई के पास जमा करें। ठीक है, ये आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे करने की क्या जरूरत है आरबीआई को। देखिए, आरबीआई जो है बहुत सारी सुविधाएं अपने बैंकों को प्रदान करता है। ठीक है, साथ ही साथ आरबीआई की अंतिम जिम्मेदारी है कि जो बैंकों में ग्राहकों ने जमा कर रखा है, कस्टमर ने जो जमा कर रखा है, उसकी वापसी भी निश्चित होनी चाहिए। अगर उसकी वापसी निश्चित नहीं है तो कभी भी विपरीत परिस्थितियों में या संकट की घड़ी में यही सब मुद्रा काम आते हैं। आरबीआई उस अनिश्चितता को दूर करने के लिए तमाम तरह के प्रावधान करती है, बैंकों को बांध करके रखती है। क्योंकि बैंक आप जानते हो, जैसे मान लीजिए कि बैंक के पास 1000 रुपए जमा है, तो ये बैंक हमको 5% ब्याज दे रहा है, मान लीजिए। अब इस 1000 रुपए पे वो 5% ब्याज क्या उस रुपए को रख करके देगा हमको? अगर वो रुपए रख करके देगा तो उसके जो कर्मचारी अधिकारी गण हैं, जितने भी बैंक में खर्च आता है, वो खर्च कहां से निकालेगा बैंक? तो इसके लिए आप, बैंक का मतलब ही होता है लेन देन करना, यानी हमारी जमा भी स्वीकार करता है और हमको ऋण भी प्रदान करता है। तो बैंकों का जो मुख्य कार्य होता है वह अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करना। क्यों? क्योंकि बैंकों को इसी ऋण से ही सारे लाभ जो है प्राप्त होते हैं। क्योंकि जैसे अगर हमको 5% वो हमारी जमा स्वीकार करता है तो हम लोग जानते हैं कि कम से कम वो 8% पे हम लोगों को ऋण भी 10% पे ऋण प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो जमा है और हम लोगों का जो ऋण मिलता है उसकी ब्याज दर ज्यादा होती है, और यही अंतर ही क्या होता है? बैंकों का लाभ। अब मान लीजिए जो ये जमा है, अगर इस जमा को बैंकें अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बैंकिंग भी एक बिजनेस है, सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा बिजनेस है, व्यवसाय है, और उसमें अगर बैंक के पसंद चाहेंगी ना कि जितना अधिक से अधिक हम ऋण दे दें उतना अधिक से अधिक हमको लाभ होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ऋण देने के एवज में हो सकता है कि जितनी उनके पास जमा है सबको ऋण आवंटित कर दे। लेकिन ऐसे में समस्या क्या हो सकती है कि जिन लोगों ने पैसा जमा कर रखा है, अगर वो लोग एक दिन अगर उनको आवश्यकता पड़ गई और आगे बैंक के पास पैसा निकालने के लिए, और बैंक ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, नकदी नहीं है, और इस समस्या को आप नोटबंदी के समय देख सकते हैं आसानी से,
क्योंकि नोटबंदी के समय बैंकों के पास नोटें थी ही नहीं, क्योंकि नोटें सब पुरानी क्या हो गई थी, रद्द हो गई थी, बंद हो गई थी, सब कागज में बदल गई थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये सिक्योरिटी है कि बैंक जो है अपना एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखें। जब बैंकों को संकट की स्थिति होगी, जब मान लीजिए बैंकों के पास नकदी नहीं होगी, ऐसी स्थिति में आरबीआई बैंकों की मदद कर सकेगा इस जमा के हिसाब से। तो ये जमा की जो दरें हैं, ये विभिन्न दरें हमेशा अलग अलग रही हैं। कभी ये 9% रहा है, ठीक है, कभी 8% रहा है, कभी 12% तक पहुंचा है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो इसकी दर है वह 4% है। कितनी है? 4%। तो जब जब आरबीआई को लगता था कि बैंकों की सिक्योरिटी ज्यादा इस समय जरूरी है, तब तक उस दर में आप इसकी सीआरआर की दर जो है ज्यादा आप देखोगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह 4% पर निर्धारित है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर बैंक का जमा 100 रुपए है तो उस जमा का 4 रुपए नगदी के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होगा। तो यह है क्या? नगद आरक्षित अनुपात। दूसरा जो इस मौद्रिक दर में जो सबसे बड़ी बात है और जिसको हम लोग समझना बहुत ही जरूरी है, वह है एसएलआर। ठीक है, एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, साविधिक तरलता अनुपात। साविधिक तरलता अनुपात, ठीक, ये क्या है? आइए इसको समझते हैं। साविधिक तरलता अनुपात के तहत आरबीआई यह प्रावधान करती है कि बैंकें अपने कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा निवेश करेंगी। क्या करेंगी? निवेश करेंगी, या उसको नगद रूप में आरक्षित रखेंगी अपने पास। लेकिन इस पे पूरा जोर रहता है कि आप बैंकें जो है क्या करें, इसको इन्वेस्ट करें। और वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगी? 2 जगह पे कर सकती हैं। या तो वो भारत सरकार की प्रतिभूतियों को खरीद लें, ठीक है, क्या कर लें, भारत सरकार से प्रतिभूतियां खरीद लें, और या तो वो सोने को खरीद कर रख लें। क्यों? क्योंकि सोना भी भारत की बाजार में एक ऐसी जो है गुणवत्ता पर ऐसी वस्तु है, बहुमूल्य धातु है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इस सोने का देखते हैं कि समय के साथ साथ इसका रेट बढ़ता चला जाता है। तो यह माना जाता है कि अगर सोने में निवेश किया जाए तो आने वाले समय में लाभ होगा। निवेश का मतलब भी होता है जहां पे प्रॉफिट हो, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, व्यय की श्रेणी में आएगा। तो अगर प्रतिभूतियां आप खरीदते हो तो प्रतिभूतियों पर एक निश्चित ब्याज मिलेगा। अगर आप सोना खरीदते हो तो सोने में भी समय के साथ साथ आपको लाभ मिलता चला जाएगा। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? यह भी एक सिक्योरिटी है, क्योंकि बैंकें जानते हैं ना कि लाभ के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन आरबीआई इस पे भी बाउंडेशन लगा के रखता है कि नहीं, आपको क्या करना है, आपको एक निश्चित हिस्सा अपनी नकदी का, अपनी कुल जमा का निवेश करना होगा, और इस निवेश करना आपकी बाध्यता है। तो जैसे इस समय जो इसकी दर है 19.5%, ठीक है, 19.5, यानी 100 रुपए का 19.5 रुपया क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो चाहे सरकार के सिक्योरिटी बॉन्ड को खरीद कर रख सकते हैं, वो चाहे तो विदेशी मुद्रा भी रख सकते हैं, वो चाहे तो सोना भी खरीद कर रख सकते हैं। तो सावधिक तरलता, या जिसे हम लोग वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में भी जानते हैं, इसके तहत जो है आरबीआई यह बाउंडेशन करके रखी है, ये बाध्यता कर रखी है बैंकों के लिए कि आपको अपने कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा निवेश करना पड़ेगा। तो ये पहले जो बाउंडेशन हुआ करता था कि मिनिमम 25%, अधिकतम 40%। तो 1960-70 के दशक में या फिर 80-85 के दशक, उसमें अगर हम लोग देखें तो यह हिस्सा 35% कभी रहा है, कभी 40% तक भी रहा है, तो हाईएस्ट भी देखा गया है।
तो ये आरबीआई को जब लगता है कि बैंक इसमें असुरक्षा की भावना से चल रही, अनसिक्योर है, असुरक्षित है, तो उस दौर में इन सब की दरें बढ़ा देती है। तो देखिए सीआरआर और एसएलआर ये दोनों दरें इमरजेंसी के लिए, बैंकों के आपात के लिए जो है क्या है, सुविधाएं हैं। और इन सुविधाओं के माध्यम से आरबीआई बैंकों की ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि हम लोग किसी बैंक पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोगों का जो अंतिम विश्वास है किस पर है, आरबीआई पे। क्यों? क्योंकि आप देखो कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य यही था क्योंकि लोग जो है बैंकों पर विश्वास करें, और लोग बैंकों पर विश्वास करेंगे तभी उसमें जमा करेंगे, तभी उससे ऋण भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तमाम जो है चीजें ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जो है ऐसा प्रावधान किया गया है। आइए और दरों पे भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा बैंक दर। आइए देखते हैं कि ये बैंक दर है क्या, ठीक है, और इसका क्या रोल है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीआई के कार्य में, कि आरबीआई का कार्य है कि बैंकों के बैंक के रूप में काम करना। तो ये बैंक के बैंक के रूप में कार्य आरबीआई कैसे करेगा? तो जब भी आरबीआई अपने बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, कैसा ऋण देता है? दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। दीर्घकालिक ऋण का मतलब होता है ऐसा ऋण जो 365 दिन से अधिक हो। ठीक है, 365 दिन से अधिक, यानी 1 वर्ष से अगर अधिक अवधि के लिए अगर ऋण दिया जाता है तो वह ऋण दीर्घकालिक ऋण की श्रेणी में आता है। अगर इससे कम होगा तो वह अल्पकालिक ऋण की श्रेणी में आएगा। तो आरबीआई अपने बैंकों को जिस रेट पर, जिस दर पर अपने बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, उस ऋण को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक दर। उस दर को, उस ब्याज दर को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये एक ब्याज दर है। क्या है? जैसे हम लोग कस्टमर हैं बैंकों के, तो हम लोग जब लोन लेते हैं तो बैंक क्या करती है, हम लोग को एक निश्चित ब्याज दर पे हमको ऋण देती हैं। तो ठीक उसी प्रकार आरबीआई भी अपने बैंकों को, कमर्शियल या वाणिज्यिक जितने भी बैंक हैं, इन बैंकों को एक निश्चित ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, और इस ब्याज दर को ही हम क्या बोलते हैं? बैंक दर के नाम से जानते हैं। जैसे ये 6%, ठीक है। तो ये विभिन्न दरें बदलती रहती हैं, ये भी हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक, तो ये क्या है? एक ब्याज दर है। अब ये बैंकों को ऋण दिया गया तो इसलिए बैंक दर, और जब हम लोग लेते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? ब्याज दर बोलते हैं। दूसरा है रेपो रेट। क्या है? रेपो रेट। तो रेपो रेट वह प्रावधान है जिसके तहत बैंकों को आरबीआई अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। यह भी एक क्या है? ब्याज दर है, और इस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। इसका मतलब कि ऐसा ऋण जो 365 दिन की अवधि से कम होगा, ठीक है, और मिनिमम 3 दिन के लिए होगा। ठीक है, ऐसे ऋण को देने के लिए आरबीआई ने अलग रेट के प्रावधान कर रखे हैं। ठीक है, वो क्या रेट है? रेपो रेट। ठीक, जिसे हम लोग इसे भी ब्याज दर के रूप में जानते हैं, लेकिन ये अल्पकालिक ऋण का ब्याज दर है। तीसरा है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, क्या है? रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, और रेपो दर मतलब अल्पकालिक ब्याज दर। इसका मतलब ये है कि ऐसे परिस्थितियां भी आती हैं कि आरबीआई बैंकों से भी ऋण लेता है, और जब आरबीआई बैंकों से जिस दर पे जो है ऋण लेता है, उसी दर को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी दर को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, बैंकों से ऋण। ठीक, तो जिस दर पे आरबीआई बैंकों से ऋण लेता है, उस ऋण दर को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स का मीनिंग उल्टा। ठीक, यानी बैंकों से ऋण लेना। इन दोनों पे बैंकों को ऋण दे रहा था, और रिवर्स रेपो रेट से बैंकों से ऋण ले रहा था। और एक और भी है MSF। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग
फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। इसके तहत जो है आरबीआई क्या प्रावधान करता है? इसके तहत आरबीआई ये प्रावधान कर रखा है कि अगर मान लीजिए कि किसी बैंक को एक दिन के लिए किसी ऋण की आवश्यकता पड़ती है, कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए, यानी 24 घंटे के लिए, तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगी? एमएसएफ के थ्रू उनको ऋण प्रदान करती है। तो एमएसएफ की रेट जो है हमेशा बैंक रेट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? बैंक दर। तो बैंक दर और एमएसएफ की रेट इस जो है ये बराबर रखा जाता है। यह मानक है ठीक आरबीआई का कि इसको क्या करेंगे? एक समान रखेंगे। ठीक, तो ये तमाम सुविधाएं, ये मौद्रिक दरें हैं। इन्हीं दरों के माध्यम से आरबीआई बैंकों को नियंत्रित करने का काम करता है। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह बैंकों के रूप में काम करती है, बैंकों की बैंक के रूप में कार्य करती है। इन्हीं मौद्रिक दरों के माध्यम से आरबीआई बैंकों को नियंत्रित करती है कि कितनी तरलता जो है आपके या कितनी नकदी आपके पास होनी चाहिए और कितना आप जो है ऋण दे पाएंगे। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है आपसे डिस्कशन करेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है, डिफ्लेशन क्या है, और उन्हीं के माध्यम से इन मौद्रिक दरों के महत्व को भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मौद्रिक दरों का महत्व क्या है। ठीक है मित्रों, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके मित्रों, नमस्कार।